35 सालों तक जापान के मार्केट ने निवेशकों को दिया 0 रिटर्न्स। ऐसा आपने इंटरनेट पर कई बार देखा होगा, सुना होगा। यहां पर देखिए 1990s के अंदर जापान की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। ऑलमोस्ट 38,000 का मार्क उसने तोड़ दिया था। सिर्फ 5 सालों के अंदर जापान के इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लगभग 4 गुना रिटर्न्स मिले थे। मतलब जिसने भी पैसा लगाया उसका पैसा लगभग 4 गुना हो गया और पैसा बढ़ता जा रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, एक बबल क्रिएट होना शुरू हो गया, लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, बट पैसा आया कहां से? और फिर 35 सालों तक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। अपने जो ऑल टाइम हाई बनाया था 1990 के अंदर, वो अब जाके 2024-25 में तोड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ जापान के साथ? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मेन कल्प्रेट कौन था। और ऐसा आपके साथ इंडियन मार्केट में ना हो कि आप भी मार्केट में फंसे रह जाएं, आपका निवेश फंसा रह जाए। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कल्प्रेट कौन था, तो कल्प्रेट था यूएस, अमेरिका एज ऑलवेज। अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा क्या था? जापान 1980s के अंदर उसकी प्रोजेक्शंस ऐसी चल रही थी कि वो यूएस से आगे निकल जाएगा। हर तरीके से उसकी इकॉनमी यूएस की इकॉनमी को आउट परफॉर्म करने वाली है। तो इसने एक चाल चली, यूएस ने एक चाल चली जिसे बोला जाता है प्लाजा अकॉर्ड। बेसिकली यूएस ने एक मीटिंग बुलाई G5 कंट्रीज के साथ। अब G5 कंट्रीज कौन सी है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएस। ये कहां पर मीटिंग बुलाई? न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के अंदर। अब यहां पर यूएस ने प्रपोज किया और इन्होंने एग्री भी कर दिया सारी कंट्रीज ने कि हम जो यूएस का डॉलर है ना, उसे डेप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबने एग्री किया कि जो यूएस की करेंसी है उसे डेप्रिशिएट किया जाएगा और जापान की करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स में यही सुना होगा कि जिस देश की करेंसी जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो देश उतना पावरफुल होता है। बट यूएस ऐसा क्यों चाहता था कि उसकी खुद की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए और जापान का येन बढ़ जाए? अगेन आप जानकर हैरान हो जाओगे। देखिए, उस टाइम पर जो यूएस जापान को माल एक्सपोर्ट करता था वो था $26 बिलियन का, नियर अबाउट। ये 1980s की बात है। और जो जापान यूएस को एक्सपोर्ट करता था वो था $79 बिलियन। जो इसके अंदर ट्रेड डेफिसिट आ रहा था वो आ रहा था $53 बिलियन का, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे ना, वो यही बोला था कि ट्रेड डेफिसिट आ रहा है इन कंट्रीज के साथ हमारा। चाइना हमें ज्यादा माल देता है, हम उसे कम माल देते हैं। इंडिया हमें ज्यादा माल देता है, हम उसे कम माल देते हैं। तो जो हम पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है उस पर ज्यादा टैरिफ लगाए जाए, ऐसा प्रपोज किया गया। पर गणित बिठाई गई कि बेसिकली जितना ट्रेड डेफिसिट है उस हिसाब से टैरिफ्स लगाए जाएंगे। उन्होंने जो भी गणित अभी लगाई है, उस टाइम पर भी कुछ गणित लगाई गई कि हमें कैसे भी कर जापान को रोकना है। जापान को रोकना है तो कैसे रोका जाएगा? देखो, चाइना से लोग क्यों माल मंगवाते हैं, कोई भी कंट्री क्यों माल मंगवाती है? क्योंकि चाइना का सामान सस्ता है। अब चाइना का सामान सस्ता है और उस कंट्री का महंगा है। अब देखिए, उस टाइम पर भी जापान का सामान सस्ता था और यूएस का महंगा था। एक काम करते हैं ना, जापान की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अगर जापान की करेंसी की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो जापान का सामान अपने आप महंगा हो जाएगा, और क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा तो लोग जापान का सामान कम प्रेफर करेंगे और अपने देश का सामान ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्योंकि वहां पर ट्रेड डेफिसिट को कम करना था यूएस ने एक चाल चली कि भैया हम यूएस डॉलर को वीक करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे और जापान की करेंसी को बढ़ाएंगे। अब जापान की करेंसी को बढ़ाने के लिए जापान ने क्या किया? जापान ने डॉलर्स को बेचना शुरू किया और अपनी करेंसी को खरीदना शुरू किया। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऐसा करती है, अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा करती है। बट जापान ने जब डॉलर्स को बेचा और अपनी करेंसी को खरीदा तो येन, जो जापानीज येन था, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट उसके एक्सपोर्ट्स घट गए। अब जब एक्सपोर्ट्स घट गए तो बिजनेसेस को नुकसान हुआ। अब बिजनेसेस को नुकसान से बचाने के लिए लोन्स को सस्ता करना था। अब लोन को सस्ता करने के लिए जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को कट किया। अब इंटरेस्ट रेट को जैसे हम कट करते हैं तो 2 चीजें होती है, एक तो लोन सस्ते हो जाते हैं, दूसरी चीज क्या होती है, लोग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उससे पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो लोगों ने बॉन्ड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाया और लोन सस्ते हो गए थे, स्टॉक मार्केट भागने लगी। जो मैंने अभी आपको दिखाया
कि 1985 के बाद जापान की मार्केट भागने लग गई थी और ये प्लाजा अकॉर्ड की जो मीटिंग थी ये भी 1985 में ही थी। अब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए और लोन सस्ते हो गए, लोगों ने बॉन्ड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाया, मार्केट भागने लगी, तो लोगों ने और सरकार से पैसा लिया, लोन लिया और क्या किया, मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। यहां पर इकोनॉमी को बचाने के लिए जापान ने करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब करेंसी को प्रिंट करने से क्या होता है, करेंसी डिवैल्यू होती है। 5 सालों में स्टॉक मार्केट ने तो ताबड़तोड़ तेजी दिखाई, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट्स ठप हो गए और पता लगा कि बिजनेस का नुकसान हो रहा है। जब बिजनेस का नुकसान हो रहा है, कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका नुकसान हो रहा है, तो मार्केट में क्या हुआ, जो बबल क्रिएट था वो फटना शुरू हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं था कि लोगों ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था। आप गूगल पे लिखिएगा कि जापान में रियल एस्टेट बबल भी बना था, जो उस टाइम पर रियल एस्टेट के प्राइसेस पहुंच गए थे क्योंकि लोन बहुत सस्ता हो गया था, पैसा बहुत आता जा रहा था, गवर्नमेंट नोट छापती जा रही थी। अब जब नोट छाप रही है, करेंसी बहुत सस्ती हो गई है, तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में बूम आ गया था। बट वो प्राइसेस 35 सालों तक मीट नहीं हुए। तो क्योंकि ये जापान देख चुका था, सीखा इससे इसके भाई ने, वो है चाइना। अब देखिए यहां पर ये शुरू हुआ सिलसिला 2015 के अंदर, जब ट्रंप की गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर इल्जाम लगाने शुरू करे कि ये अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अब जो ये चार्जेस लगाए गए मैनिपुलेशन के कि भैया 2015 से 2019 के बीच में आपने बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी को मैनिपुलेट किया है। देखो, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली नाम रख दिया था चाइना करेंसी मैनिपुलेटर ऑन अगस्त 5, 2019। बट फिर 2020 के अंदर लेबल हटा दिया कि ठीक है यार, ट्रेड तो करना ही है साथ में। बट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप देखोगे, जो युआन है वो डॉलर के कंपैरिजन में घटता जा रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो पर है। अब जो ये चाइना कर रहा है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसा यूएस ने जापान के साथ किया था कि अगर करेंसी डिवैल्यू होगी तो लोग हमसे सामान ज़्यादा खरीदेंगे, अगर हमारी करेंसी बढ़ती जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और करेंसी को डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता जा रहा है चाइना, और इसीलिए ग्लोबल लीडर बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। अब करेंसी को डिवैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, करेंसी को बेचना पड़ता है और फॉरेन रिजर्व्स को इकट्ठा करना पड़ता है। देखो, जो युआन है ना, उसको खुद चाइना कंट्रोल करता है कि उसका प्राइस क्या रहेगा। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो ये करेंसी डिवैल्यूएशन है, करेंसी का डिवैल्यू होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि करेंसी और कंट्रीज की भी डिवैल्यू हो रही है, जैसे कि अभी टर्की की। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पे लिंक है, आप जाके जरूर देखिएगा कि टर्की कोलैप्स हो रहा है। बट एक ऐसी कंट्री जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, अब टर्की इंपोर्ट बहुत ज्यादा करती है, उसके लिए करेंसी डिवैल्यूएशन अच्छा नहीं है। बट जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, जैसे कि चाइना, उसके लिए करेंसी डिवैल्यूएशन बेनिफिशियल है। अब आप देखिए, करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी मैनिपुलेशन में एक फ़र्क होता है। करेंसी को जब हम मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यू को कम करते हैं, तो इससे बूस्ट होता है एक्सपोर्ट और इससे कर्जा भी कम होता है। अब कर्जा कैसे कम होता है इसे समझते हैं। मान लीजिए आज आपने सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब सरकार कहती है जब ये बॉन्ड खत्म होगा तो हम आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए देंगे। आप कहते हो बहुत बढ़िया, बट अगर करेंसी को डिवैल्यू कर दिया गया तो आपके हाथ में 1 करोड़ 10 लाख तो आ जाएगा, बट आप उससे जाके सामान कम खरीद पाओगे क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो जो गवर्नमेंट का लोन होता है वो भी इससे सस्ता हो जाता है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारा INR टू USD देखोगे, हमारा INR हमेशा घटता चला जाता है। अब एक्चुअल में आपको लग रहा है आप FD में पैसा रख रहे हो, आपका पैसा बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा बढ़ रहा है, बट रियल में आपकी करेंसी डिवैल्यू कराई जा रही है। अब इसका तरीका क्या है भाई? अगर हम बॉन्ड्स में रखते हैं, सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, तो भी भाई इन्फ्लेशन तो पैसे को खा रहा है। और दूसरी चीज, हमने जापान का मार्केट देखा भैया 35-35 साल तक रिटर्न नहीं दी, तो पैसे को करे क्या, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें? वेल, इसकी एक स्ट्रैटेजी है। जरूर थोड़ी आपको मार्केट के टॉप में पैसा लगाना है। आप सोचिए, जिन लोगों ने यहां पर जब मार्केट गिर रही थी तब निवेश किया तो उन्हें 9-9 हज़ार रुपए का रेट मिला, और आज दोबारा से जो जापान का मार्केट है 37,000 पर पहुंच चुका है। पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट में जो रिटर्न्स बनती हैं डेफिनेटली बनती हैं। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में लोगों को मुनाफा देता है। सवाल है क्या कोई इन्वेस्टिंग का सिस्टम है? क्या आपको
स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना आता है। बात यह है ये एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों स्किल्स हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा मेरी कुछ बुक्स भी हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप पढ़ सकते हो। एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्रैश कोर्स। ये जो बुक है ये कंप्लीटली आपको कलर्ड बुक मिलती है और इसके अंदर जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को सिखाया गया है, मुझे लगता है ऐसी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल होगी जिसमें एक 6th क्लास का बच्चा भी स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, ये बुक इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन किया गया और ग्राफिक्स इतने शानदार है कि आपको ये बुक पढ़ के बहुत मजा आएगा। इस बुक को आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर सकते हो, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। इसके साथ साथ जब हम करेंसी की बात करते हैं तो लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिटकॉइन का चार्ट है, अभी बिटकॉइन बहुत अच्छी तेज़ी भी दिखा रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हो बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है और बिटकॉइन $1 लाख का मार्क क्रॉस कर चुका है। आप यहाँ पर ट्रेड करके भी पैसे कमा सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन मेरा बाय है, इसमें जो भी प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पर ऑप्शंस की डेली एक्सपायरी होती है। सो अगर आपको क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर भी जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो बिटकॉइन है क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। Whatever you feel like, ये $1 लाख पर खड़ा हुआ है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।